हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाई प्रियंका। और आज की इस क्लास में हम 11 अगस्त के शिफ्ट 3 क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखेंगे जो कि CHSL 2023 टीयर 1 में पूछे गए थे। जो लोग इस चैनल पर नए हैं तो मैं उनको बता दूं कि मैंने इस चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट की थी CHSL 2023 टीयर 1 के GK के PYQ सोल्यूशन का। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर स्टार्टिंग से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया है जो कि अब की वीडियो में हम वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं करते क्योंकि टाइम की वजह से। तो आप 1 से स्टार्ट करिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ बोरियम विच इज़ नेम्ड आफ्टर फिजिसिस्ट नील्स बोहर, वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ क्वांटम थ्योरी। इस एलिमेंट का नाम नील्स बोहर के नाम पर रखा गया था और क्वांटम थ्योरी में इनका काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो राइट आंसर हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 107। 106 आप याद रखिएगा, ये सी बोर्जियम है, क्योंकि एक थे साइंटिस्ट ग्लेन टी सी बोर्ग, तो उन्होंने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया था, इस वजह से उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया सी बोर्जियम 106। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कोयप्पन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन सिस्टम which climate zone is generally located on the western coast of the continents receiving rainfall between 35 to 90 सेंटीमीटर। देखिए कोयप्पन क्लासिफिकेशन हमने पिछले वाले शिफ्ट में किया था, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कोस्टल एरिया होता है ना, वेस्टर्न कोस्टल एरिया किसी भी कॉन्टिनेंट का, वहाँ पे कौन सा क्लाइमेट पाया जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे है मेडिटेरेनियन। आप यहाँ से याद रख लीजिएगा कि वेस्टर्न कोस्ट पे जो होता है कॉन्टिनेंट के, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पाया जाता है और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का कोयप्पन क्लासिफिकेशन पूछे तो वो होता है CS। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी एक्सेप्ट। यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप मनी अपने पास होल्ड कर रखेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है मनी अपने पास रखने की, तो उसमें से कौन सा नहीं होगा, एक्सेप्ट लिखा है ना। सबसे पहले ना आप ये समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी होता क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी का मतलब होता है ना कि आप कोई चीज़ सेलेक्ट करके बेनिफिट उठा सकते थे पर आपने उठाया नहीं। मान लीजिए अगर आपके आसपास बहुत सारे लोगों ने ना B.Ed किया होगा या कोई भी टीचिंग कोर्स किया होगा, लेकिन अब उनकी शादी हो गई, खासकर फीमेल्स की, और वो अब जो है हाउस वाइफ हैं, तो वो कभी कहती होंगी ना कि मतलब आज अगर मैं टीचर होती तो इतना पैसा कमा लिया होता। तो वही चीज़ है कि उन्होंने उस टाइम पे डिसीज़न वो नहीं लिया कि हाँ मुझे जॉब में जाना है, और मान लीजिए वो हाउस वाइफ बन गई, तो उनकी वजह से उनको बहुत सारे पैसे जो वो कमा सकती थी वो नहीं कमा पाई। वही होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप अपने पास पैसा होल्ड करके रखते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या क्या होगा, और उसमें से आपको बताना है एक्सेप्ट क्या नहीं होगा। क्वेश्चन को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन समझने से भी कई आंसर हम सही मार्क कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन कौन सा होगा। पहला ऑप्शन लिखा है लॉस ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम गुड्स दैट कुड हैव बीन परचेज्ड फ्रॉम द सेम अमाउंट ऑफ मनी। तो ये तो बिल्कुल सही है ना कि उसी पैसे से आप कोई सामान खरीद सकते थे जो कि आपने नहीं खरीदा, तो ये तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आएगा। दूसरा लिखा है लॉस ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग ऑन कैश होल्डिंग्स। सेकेंड ऑप्शन में ये कह रहा है ना कि अगर पैसा आपने अपने पास ही रखा हुआ है तो आपको जो इंटरेस्ट, उस पर आप इंटरेस्ट रेट कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि अगर आपने वो पैसा कहीं इन्वेस्ट किया होता तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता, लेकिन आपने नहीं किया तो आपने वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो दिया। तीसरा ऑप्शन लिखा है लॉस ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ मनी ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है कि पैसा आप अगर अपने पास ही रखे रहेंगे तो क्या पता कुछ टाइम बाद महंगाई बढ़ जाए तो उतने ही पैसे में आप कोई कम सामान खरीद पाएंगे, तो परचेजिंग पावर मनी की कम हुई, ये भी आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था क्या नहीं आता है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन विथड्रॉइंग मनी। यहाँ पे इसका मतलब अगर आप पैसा निकाला है तो उस पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर एक्सेसिव कोल्ड इन नॉर्थ इंडिया। कह रहा है कि कौन सा कारण नहीं है नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने का। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी, ये तो सही है। कोल्ड विंड्स फ्रॉम द कैस्पियन सी, ये भी सही है। स्नोफॉल होता है हिमालय में, इस वजह से नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ये भी सही है। पर इक्वेटोरियल करंट का जो है कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कैम्फर इज हीटेड विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस विल टेक प्लेस।
कैम्फर का मतलब होता है कपूर, तो उसको कह रहा है कपूर को अगर जलाएंगे तो क्या होगा, तो ये सॉलिड से सीधे गैस में बदल जाएगा और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पूछ लिया था एक बार कि क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी सॉलिड से सीधा गैस में चेंज हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटीज इज एसोसिएटेड विथ सिंथेसाइजिंग क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडियन डांस थ्रू अ थिएटर ग्रुप कॉल्ड रंगाश्री लिटिल बैले ग्रुप। यहाँ पे कह रहा है कौन सी पर्सनालिटी ऐसी हैं जिन्होंने क्लासिकल एंड मॉडर्न इंडिया के डांस को जो है एक तरह से सिंथेसाइज किया था रंगाश्री लिटिल बैले ट्रूप के द्वारा। ट्रूप का मतलब होता है ना ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जो मंडली होती है उसको बोलते हैं। तो वही कह रहे हैं कि इसके थ्रू किसने जो है क्लासिकल और मॉडर्न इंडियन डांस को सिंथेसाइज किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा शांति वर्धन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द हर्डल्स इन 100 मीटर वुमेन्स हर्डल इन मीटर। वुमेन्स का जो 100 मीटर का हर्डल्स होता है उसमें कितने मीटर पे हर्डल्स होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 8.50 मीटर्स पर एक एक हर्डल्स होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो है ये प्योरली करंट अफेयर्स पर बेस्ड था, इसको यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द थ्रेशहोल्ड लिमिट फॉर टोटल इनकम एलिजिबल फॉर रीबेट अंडर सेक्शन 87A हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू डैश फॉर एसेसेस ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स एज पर दी फाइनेंस बिल 2023। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही था। तो यहाँ पे पूछ रहा है ना कि सेक्शन 87A के थ्रू जो छूट की रकम थी ना वो 5 लाख से कितना बढ़ा दिया गया, तो 5 लाख से 7 लाख कर दिया गया था फाइनेंशियल बिल 2020 थ्रू के द्वारा, जो कि नया टैक्स रेजीम आया था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस वॉज अपॉइंटेड बाई कर्जन टू इंक्वायर इनटू द वर्किंग ऑफ द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे कह रहा है कि कर्जन ने कौन सा कमीशन अपॉइंट किया था पुलिस प्रशासन के काम को जांच परख करने के लिए, देखरेख करने के लिए, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेजर कमीशन। अगर आपसे पूछे किचनर कमीशन, तो ये मिलिट्री सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया को देखने के लिए आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कह रहा है जो फंडामेंटल ड्यूटी है उसका फीचर नहीं है, मतलब उसकी क्वालिटी नहीं है। कौन सा? पहला, देयर इज अ लीगल सैंक्शन अगेंस्ट देयर वायलेशन, दे आर सिविक ड्यूटीज, दे आर पार्ट ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। तो देखिए यहाँ पे लिखा है दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट या परमानेंट, तो ये तो बिल्कुल सही है। सिविक ड्यूटी है, ये भी सही है, और ये जो है इंडियन ट्रेडिशन का पार्ट है, ठीक है, लेकिन जो है इसके खिलाफ लीगल सैंक्शन नहीं है। मतलब अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी वॉयलेट होती हैं या आप उसको नहीं परफॉर्म करते तो आपके खिलाफ कोई लीगल कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा नॉट ए फीचर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़। अगला क्वेश्चन प्योरली करंट अफेयर पर बेस्ड था, इसको हम यहाँ पर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, अंडर द करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ माइक्रो फाइनेंस लोन इन इंडिया। यहाँ पे कह रहा है कि अभी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चल रहा है उसके हिसाब से ज़्यादा या मैक्सिमम कार्यकाल कितना हो सकता है माइक्रो फाइनेंस लोन का, तो राइट आंसर हो जाएगा 36 मंथ्स। अगर ईयर में पूछे तो 3 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है, और ये देखिए ये क्वेश्चन जो है इसको करंट अफेयर्स भी नहीं बोल सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों बार बार इसको पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाइएस्ट पॉवर्टी रेट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021। ये मैंने आपको पिछले शिफ्ट में भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जो कि 2021 में नीति आयोग ने लॉन्च किया था, तो इसमें सबसे पुअरेस्ट स्टेट कह रहा है कौन सा है या फिर हाईएस्ट पॉवर्टी रेट कहाँ पर है, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन ये है, हु अमंग द फॉलोइंग सिंगर्स बिकेम द फर्स्ट इंडियन फोक आर्टिस्ट टू अटेंड द कांस फिल्म फेस्टिवल 2022। ये वाला देखिए करंट अफेयर्स का, लेकिन फिर भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं ना वो करंट अफेयर से उनका मतलब नहीं होता, वो 3 साल का भी हो तब भी वो पूछ लेते हैं। यहाँ पे कह रहे कि पहले इंडियन फोक आर्टिस्ट कौन थे जिन्होंने कांस फिल्म 2022 को अटेंड किया था, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मामे खान। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट ऑल वुमेन मैनेज्ड रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे कह रहा है इंडिया का पहला पूरी तरीके से वुमेन मैनेज रेलवे स्टेशन कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर गांधीनगर रेलवे स्टेशन, जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज इज अ वेल नोन इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कि इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट एंड फिजिसिस्ट जो हैं जेसी बोस यानी जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस आर्टिकल से हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए, यानी हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो कौन से आर्टिकल के अंडर? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का मतलब है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, कामसाले इज द फोक डांस ऑफ विच फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। कामसाले जो है कहाँ का फोक डांस है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका। यहाँ से आपको याद रखना है झारखंड का, एक तो सरहुल याद रखना है और एक तो आपको याद रखना है छऊ। और भी जगह होता है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी, लेकिन आपको याद रखना है कि झारखंड में भी छऊ होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ द 5 ईयर प्लान। तो यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर प्लान का कौन सा गोल नहीं था, यानी पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य नहीं था। पहला है आत्मनिर्भर, तो ये तो था। इक्विटी भी था, मतलब इक्वलिटी एंड जस्टिस मिल जाता है तो इक्विटी बनता है। ग्रोथ भी था, लेकिन सिक्योरिटी जो है उस टाइम पे ये 5 ईयर प्लान का गोल नहीं था। अगला क्वेश्चन है, अंबुबाची फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। अंबुबाची मेला हर साल किस स्टेट में लगता है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा असम में लगता है। और यहाँ से आपको याद रखना है ना कि सोनपुर कैटल फेस्टिवल अगर पूछे, या फिर आप इतना लिख लीजिए सोनपुर फेयर, तो ये होता है बिहार में। और ये जो हमारा अंबुबाची फेयर होता है ना, ये कामाख्या टेम्पल में होता है। और ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन किसी एग्जाम में कि किस टेम्पल में होता है, तो कामाख्या टेम्पल असम में। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। यानी जो कॉमर्शियल बैंक है उसका प्राथमिक जो है कार्य नहीं है। पहला है ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, तो बिल्कुल ये कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन नहीं है। क्रेडिट क्रिएट करना, लोन देना लोगों को, और डिपॉजिट जो पैसे हम जमा कराने जाते हैं वो सब जमा करना, ये सब बैंकों का जो है प्राइमरी काम होता है। ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स नहीं होगा आंसर यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, विच बायोस्फीयर वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 16th बायोस्फीयर रिजर्व इन 2009, नोटेड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ रेड फॉक्स, ब्लू रॉक पिजन एंड लैमरजियर। यहाँ पे कह रहा है 16th बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? अगर आप यहाँ से याद रखें तो राइट आंसर हो जाएगा कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर। और अगर पूछे ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर है कहाँ पर, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन एग्रीगेट्स एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट पे आप सुनते होंगे ना, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? इसमें सिर्फ डिफरेंस होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का। नेक्स्ट एंड लास्ट है इस शिफ्ट का, हु वॉज द फर्स्ट टू मेंशन द इंसिडेंट ऑफ जौहर इन पर्शियन। जौहर जो होता है उसके बारे में पहली बार पर्शियन लैंग्वेज में किसने बताया था या मेंशन किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। यहाँ से आप याद रखेंगे इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। तो यहाँ पे हमने किया 11 अगस्त के शिफ्ट 3 के जीके के पीवाईक्यू का सलूशन।